जब से शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए जिल्लत और रुसवाई के अलावा कोई भी ऐसी खबर नहीं आई जिस पर फख्र किया जा सके। हमने अपनी तरफ से एक बेखारी को नुमाइंदा बनाकर भेज दिया है और बेखारी के एक ग्रुप के साथ पूरी दुनिया से जोली फैलाकर डॉलर मांग रहा है। इसके अलावा किसी सतह पर भी कोई भी ऐसा काबिल फख्र लम्हा नहीं है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी थोड़ी देर के लिए भी इस जिल्लत और रुसवाई से बाहर आ सके। इस इजलास के दौरान बेखारी आजम ने जिस तरह अपनी ऊट पटांग हरकतें की हैं और मज़का खेज बॉडी लैंग्वेज के जरिए पाकिस्तान का मजाक बनाया है, इसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस नफ्सियाती मरीज को इतनी अहम कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर भेज दिया गया और वहां पर इसने अपनी बेखारी वाली असली हालत शुरू की और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए सुबकी का बाइस बना। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी वजीर आजम की जितने भी गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकात हुई है, इन सब में इसकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी, क्योंकि ये इंतहाई घबराहट का शिकार रहा और किसी एक मौके पर भी इसने एतमाद का मुजाहरा नहीं किया। तमाम गैर मुल्की सरबराहान इससे मिलते हुए सिर्फ सपाटी आदाब का ख्याल रख रहे थे, वरना इसकी इन हरकतों की वजह से कोई इससे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है तो इसमें पाकिस्तान एक कलीदी हैसियत रखता है कि पाकिस्तान की जगराफियाई हैसियत इस इजलास में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती है। यही वजह है कि इजलास में चीन और रूस के साथ तीसरा मुल्क जो सबसे उभर कर सामने आता है वो पाकिस्तान है, जो इस इजलास के दौरान छाया रहता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बना है। सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब मिठाई खाते हुए एक सरबराह ने शहबाज शरीफ को भी आगे आने का कहा कि तुम भी एक दाना उठा लो। मान लिया कि तुम बेखारी हो, लेकिन पीछे पीछे छुपने की बजाय आगे आओ और खाने पे टूट पड़ो। और फिर जब ये आगे आया तो सब इसे देख रहे थे और इस एक लम्हे को कैप्चर करके नून लीग ने कौम को बताया कि पूरी दुनिया की नजरें हमारे इस अजीम नफ्सियाती लीडर पर लगी हुई हैं। इसके अलावा जितनी भी मुलाकात हुई इसमें भी इसकी ये हरकतें थी, यहाँ तक कि कभी ये किसी लीडर का हाथ पकड़ लेता है तो कभी इसके कोट को पकड़ लेता है। इजलास के दौरान कुर्सियों में 5 फीट का फासला रखा गया था, लेकिन ये अपनी कुर्सी घसीट कर प्यूटन के पास जा पहुंचा और इस हरकत पर भी दुनिया भर में इसका मजाक बना। गैर मुल्की सरबराह के साथ मुलाकात में इन ममालिक की जानिब से वफ्द ऐसा होता है जो अपने अपने शोबे के मुताल्लिक तमाम मामलात नोट करता है और इसके बाद वजीर आजम को ब्रीफ करता है। लेकिन यहाँ ये इसके साथ जो टोला गया था वो भी इसकी तरह नालायक और नाअहल था। दूसरे मुल्क का वफ्द तमाम अहम चीज नोट कर रहे थे, जबकि ये मुंह फैलाकर बैठे हुए थे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल है, जिसको माशियत की अली बे का भी पता नहीं है और वो सिर्फ एक सनतकार है। इस साल में मीटिंग में माशियत के हवाले से जितनी भी बातें हुई वो सिर्फ देखकर सर हिलाता रहा और इसने कोई चीज भी नोट नहीं की। इधर वजीर खारजा था, जिस पर बिलावल को बिठा दिया गया था, जिसकी टोटल अहमियत इतनी है कि इसको एक पर्ची की बुनियाद पर पहले पार्टी का चेयरमैन बनाया गया और फिर एक पर्ची की बुनियाद पर पूरे मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया, जिसके पास किसी किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है। लिहाजा इनकी जानिब से किसी किस्म की कोई चीज नोट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये ना तो सफारती आदाब से वाकिफ है और ना ही वजारत की आम बारीकियों से वाकिफ है। वहाँ होने वाले मामलात से भी ये ला ताल्लुक रहे हैं और बस सेल्फी बनवाने में मशगूल रहे हैं। ये होता है पढ़े लिखे और तजर्बाकारों में फर्क। उज़्बेकिस्तान वाले पढ़े लिखे जरूर हैं क्योंकि साथ साथ लिख रहे हैं, लेकिन हमारे वाले बांदर की नस्ल के लोग हैं जिनका काम सिर्फ आनिया जानिया देखो ही है। इस पूरी मीटिंग में शहबाज शरीफ ने भी सिर्फ ट्रांसलेटर पर पर्ची से देकर लफ्ज अदा किए हैं। इसके अलावा इसके पास भी कोई ऐसी खासियत नहीं है ये मुल्की मामलात को या बैनुल अक़वामी मामलात को समझ सके। ये तो एक टोला है जिसको वक्ती तौर पर मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, जिन्हें ना तो मुल्की हालात की कोई खबर होती है और ना ही बैनुल अक़वामी मामलात में कोई तजुर्बा रखते हैं। प्यूटन के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात इसकी शख्सियत की कली खोल देती है। 5 दोस्त ममालिक के तरले डालकर प्यूटन को राजी किया गया कि सिर्फ 5 मिनट के लिए शहबाज शरीफ नामी नफ्सियाती मरीज से मीटिंग कर ले। इन 5 मिनट में 4 मिनट शहबाज शरीफ कान में लगी टूटियां सेट करता रहा। पूरी नूलीगी मीडिया को चैलेंज है कि शहबाज शरीफ की प्यूटन के साथ गुफ्तगू में सिर्फ 2 मिनट ही शहबाज को बोलता दिखा दे, जिन्हें पागल खानों में जंजीरों में बांधा होना चाहिए। बदकिस्मती से उन्हें वजीर आजम मुसल्लत कर दिया गया। वीडियो मुलाहजा करें और इससे अक्स की गई तस्वीर भी और सुनते जाइए पटवारियों के कसीदे जो इस चवल को स्वैगी बना रहे हैं। मजीद मालूमात के लिए इज्जते माप शहबाज शरीफ का बयान भी सुन लें, जिसमें वो कहते हैं कि किसी दोस्त मुल्क में जाएं तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ मांगने के लिए आया है, फोन करूं तो वो समझते हैं ये मांगेगा। हमसे IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। शहबाज तेरी परवाह से जलता है जमाना। शंघाई ताउन तंजीम की कौंसल बराए सरबराहान मुमलिकत के 22वें इजलास में ऐसे कई ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं जिनके दरमियान तनाजात की ताज़ा तारीख है। एक जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है, जिनको यूक्रेन पर हमले के बाद से आलमी तनकीद का सामना है, तो दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग, जो हाल ही में ताइवान तनाज़े की वजह से खबरों की जीनत बने रहे और तवील अरसे बाद किसी गैर मुल्क के दौरे पर हैं। वहीं इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, जो चीन के साथ गलवान तनाज़े के बाद पहली बार सदर शी जिनपिंग का सामना कर सकते हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया, जिनके दरमियान जंग जारी है, की नुमाइंदगी भी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की हालिया तारीख के तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक तकरीब में इकट्ठा होना भी काफी अहमियत का हामिल है और दोनों के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात का इम्कान अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की हालिया तारीख के तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक तकरीब में इकट्ठा होना भी काफी अहमियत का हामिल है और दोनों के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात का कहा जा रहा है, जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। पाकिस्तान
پاکستان کی جانب سے شہباز شریف کی موجودگی افسوسناک ہے کیونکہ یہ اجلاس انتہائی اہم ہے اور کئی اہم ممالک اس میں شریک ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان اچھی ڈیلز کر سکتا تھا۔ اس اجلاس میں 8 رکن ممالک جن میں چین، روس، انڈیا، پاکستان، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان اور قازقستان شامل ہیں کے علاوہ ترکی، آذربائیجان، آرمینیا اور ترکمانستان بطور مہمان ممالک اور بیلاروس، ایران اور منگولیا بطور ابزرور ملک شامل ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کا جھکاؤ واضح طور پر مغرب کی طرف ہے، جبکہ SCO ان تمام ممالک پر مشتمل ہے جن کے مفادات مغرب سے دور ہو رہے ہیں۔ پاکستان SCO میں شامل لینڈ لاکڈ وسطی ایشیائی ریاستوں کو سمندر تک راستہ مہیا کر کے علاقائی رابطوں کے سلسلے میں تنظیم کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اس وقت قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اسلام آباد شنگھائی تعاون تنظیم کو رکن ممالک کے ساتھ گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط کو مزید بڑھانے کے لیے ایک اہم بین العلاقائی کثیر الجہتی فورم کے طور پر دیکھا ہے۔ جوان تعلقات کو ایک مضبوط اقتصادی بنیاد فراہم کرتا ہے اور پاکستان کو ایک علاقائی تجارت اور ٹرانزٹ کوریڈور کے طور پر فروغ دیتا ہے، لیکن یہ صرف رسمی بیان ہے۔ پاکستان میں موجود حکومت کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے بھارتی ہم منصب S.J. شنکر کسی اجلاس میں ایک چھت کے نیچے موجود ہیں۔ شہباز و مودی کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقاتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں پر گفتگو کے علاوہ SCO میں مزید ملکوں کو شامل کرنے، مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی حالات اور خطے میں ممکنہ افراط زر اور کساد بازاری پر بحث کرتے رہے، جبکہ ہمارا وزیر اعظم وہاں پیسے مانگتا رہا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ستمبر کے سربراہی اجلاس میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ، مغربی ممالک کی جانب سے ماسکو پر لگائی گئی پابندیوں اور خطے میں جنگ کے تناظر میں سیکیورٹی کے حالات زیر بحث، جبکہ شہباز شریف نے اس موقع پہ صرف ڈالروں کی اپیل کی۔ شہباز کے ہوتے ہوئے پاکستان کی SCO میں موجودگی اسلام آباد یا تنظیم کے لیے کسی فائدے کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی مغرب نواز پالیسیوں نے اسلام آباد اور SCO کو ایک دوسرے کے لیے غیر اہم بنا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان 1951 والی غلطی دہرا رہا ہے اور دنیا میں طاقت کے مختلف مراکز کے ساتھ متوازن تعلقات قائم کرنے کی بجائے مغرب کی طرف جھکاؤ کا شکار ہے۔ اسلام آباد امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ روس مغرب کے ساتھ براہ راست لڑائی میں مصروف ہے اور اس سلسلے میں چین بھی ماسکو کے زیادہ قریب نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں بلاول اور شہباز SCO کے وزراء کے اجلاس میں پیسے مانگنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس میٹنگ میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے مغرب اور SCO ممالک کے درمیان خلیج کو مزید وسیع کر دیا ہے، جبکہ دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کر دیا ہے۔ پاکستان کے لیے مغرب کو طلاق دے کر SCO یا کسی بھی دوسری مغرب مخالف طاقت کی طرف رجوع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں تو بالکل غلامی کی جانب جایا گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ چین اور روس جیسی مغرب مخالف طاقتیں بین الاقوامی نظام میں اپنی حیثیت کی وجہ سے ہر موڑ پر پاکستان کی مدد نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو معیشت سمیت کئی پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں، جن کا احاطہ شنگھائی تعاون تنظیم یا غیر مغربی ریاستوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن امریکی غلامی تو نیری حماقت ہے۔ حالیہ قومی سلامتی پالیسی میں پاکستان ریلیونٹ رہنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے، جس سے مراد مغربی نظام میں منسلک رہنا ہے۔ کچھ توازن لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کا حوالہ سامنے ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ڈکٹیشن نہ لینے کا طریقہ اپنایا تھا۔ پاکستان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مغرب اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔